Hi guys, कैसे हैं आप लोग? So welcome in the Ruchika tutorials. So in today's videos we are talking about the President of India. अगर आपको पता हो, अगर आप लोगों ने मेरी वॉच लिस्ट कंटिन्यूस वॉच की हो, तो मेरा अर्लियर वीडियो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट पे था, इन दैट वीडियो मैंने सारे प्रेसिडेंट टिल द टुडे वी हैव फ्रॉम द इंडिपेंडेंट इंडिया टिल टुडे वी हैव ऑलरेडी 14 प्रेसिडेंट, मैंने उन सबकी ब्रीफ लिस्ट, एक ब्रीफ बायोग्राफीज के साथ प्रेजेंट की थी. इन दिस today's video, that is the President of India part 2, we discuss about the mode of election. So president का election एक बहुत ही important topic है एंड इस टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन जनरेट होते हैं. हर एक कॉम्पिटिशन के अंदर अगर आप जाएंगे देन यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए हम कौन कौन से फार्मूलेज यूज़ करते हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं डेट वी अप्लाई ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शंस. So in this slide, so the mode of election of the president is indirectly, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं. ये जो है एक लाइन की हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली ही क्यों लिया, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज हम प्रेसिडेंट को अपने इंडिया का फर्स्ट सिटीजन मानते हैं. अपार्ट ऑफ दिस वो एक फर्स्ट सिटीजन है, वो अपार्ट ऑफ दिस वो एक डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है. सो इनका ही इलेक्शन इनडायरेक्टली क्यों लिया गया, बिकॉज समटाइम अ क्वेश्चन वाज राइज इन आवर माइंड. सो आफ्टर प्रेसिडेंट अगर हम किसी और को अपने इंडिया में देखते हैं, दैट इज़ द पीएम. एंड वी ऑल नो कि जो पीएम होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनको पीपल्स जो भारत की जनता है वो इलेक्ट करते हैं. तो एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर वर डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कि हमें प्रेसिडेंट का कंसेप्ट रखना है, दे हैव मेक देम क्लियर इन माइंड कि अगर दोनों ही डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़ के इलेक्शन डायरेक्टली होंगे तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ चार्ज, इट्स कॉज मैटर है, तो कि उसकी इलेक्शंस के अंदर सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए, इवन द स्टेट, इवन द ऑल द स्टेट्स एंड इवन द यूनियन ऑल्सो. दैट इज़ वाई दे हैव डिसाइडेड टू कीप दिस इलेक्शन इनडायरेक्टली. और जिनको हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, ऑलरेडी एमपीज एंड एमएलएस, दे कैन ओनली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो अब जब इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, तो देन देयर इज अ फ्रेम आउट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, एक कॉलेजियम बनाया जाएगा जिसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो होंगे इलेक्टेड मेंबर्स, केवल निर्वाचित सदस्य, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. वो हो गए आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा. इन दोनों के जो केवल इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होंगे. ध्यान रखिएगा आप लोग, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस ही ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस अगर एमसीक्यूज में दे दिया जाएगा तो यहाँ इलेक्टेड एक ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑल द मेंबर्स ऑप्शन आ जाएगा. तो आपको ऑल द मेंबर्स के ऑप्शन पे नहीं जाना, यू हैव जस्ट गो ऑन द इलेक्टेड मेंबर के ऑप्शन पे कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली चलेंगी. बिकॉज जिन स्टेट्स के अंदर दो हाउसेज होते हैं, जहां हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑल द मोस्ट नॉमिनेटेड होते हैं. सो कीप दिस माइंड ऑल्सो. तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के. इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो गवर्नर ने नॉमिनेट किए वो मेंबर्स इस कॉलेजियम का पार्ट नहीं बनेंगे. आगे हम चलेंगे तो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी की. अर्लियर ये मेंबर्स शामिल नहीं थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था. लेटर ऑन इस जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो यूटीज हैं दिल्ली और पौंडीचेरीज के, इनको लेटर ऑन इस कॉलेजियम का पार्ट बनाया गया. सो इतना आपको क्लियर हो गया कि इलेक्टोरल जो कॉलेज बन रहा है उसके अंदर केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल हैं, और वो इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के हो गए, इलेक्टेड मेंबर्स सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो गए, और इलेक्टेड मेंबर्स जो यूटीज हैं दो, दिल्ली और पौंडीचेरी, उसके हो गए. फाइन, ये याद रखना इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स का यहाँ कोई चांस या कोई प्लेस नहीं होगा. अब जब इलेक्शंस की बात हो रही है तो इलेक्शंस के अंदर जब वोटिंग होगी तो यहाँ एक 3 तरह के फॉर्मूलेस वर्क करते हैं. पहला हो गया वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए. एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है. इसी तरह सभी एक पूरे स्टेट की एमएलए की वोट वैल्यू आ जाएगी, और रेस्ट ऑफ दिस जैसे एक स्टेट की निकाली, लाइक दैट हर एक स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू निकालेंगे. तो उसका एक फॉर्मूला होता है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट
divided by the numbers of elected members in the state legislative assembly. अगेन ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 1/1000. अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, इट्स फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने रफली डाटा लिया है, इट्स नॉट एक्यूरेट फिगर, ध्यान रखिएगा आप लोग. तो अगर हम अपनी राजस्थान की जनसंख्या को 2 करोड़ अज्यूम करते हैं और वहाँ अज्यूम करते हैं कि MLAs 200 होंगे, तो हाउ कैन वी फाइंड द वोट वैल्यू? वी जस्ट डिवाइड द 2 करोड़ 50,000 बाय द 200 मल्टीप्लाई 1/1000. तो एक राजस्थान के MLA की वोट वैल्यू कितनी आ गई? 125. लाइक दैट, एक जब राजस्थान के MLA की वोट वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब हम 125 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी गॉट द वोट वैल्यू ऑफ ऑल द MLAs ऑफ द राजस्थान. लाइक दैट, ऐसे ही हम हर एक स्टेट्स की पॉपुलेशन के साथ MLAs को डिवाइड करके विथ 1/1000 अगेन मल्टीप्लाई करके हम वोट वैल्यूज निकाल लेंगे हर एक स्टेट्स की. तो ये एक वोट वैल्यू निकल गई एक MLA की, बिकॉज MLAs आर द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शंस. लाइक दैट, अब अगर हम आगे चलेंगे, अब वोट वैल्यू निकालनी है हमें MP की. MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. ओनली द इलेक्टेड मेंबर, नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर्स. अब जितने भी स्टेट्स की MLAs की वोट वैल्यू मिली है, हर एक स्टेट की, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हर एक जब स्टेट्स की हमने वोट वैल्यू निकाल ली, तो उनका टोटल एग्रीगेट को हम डिवाइड कर देंगे जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, और उसको डिवाइड करके जो हमें सम मिलेगा वो हमारी वैल्यू बनेगा MP की वोट वैल्यू. ये 2 फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं आपसे और कंफ्यूजन वे से पूछ लेते हैं, कि इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर MP की वोट वैल्यू है तो सारे स्टेट्स की MLAs की वोट वैल्यू का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. फॉर एग्जांपल, अगेन मैंने एक रफ डाटा लिया है ताकि आपको क्लियरली हो जाए कि हम ये मान लेते हैं कि टोटल सारे स्टेट्स के MLAs की वोट वैल्यू कितनी हो गई? इट्स अराउंड 12 करोड़ हो गई. और 12 करोड़ से हमने किसको डिवाइड कर दिया? 795. बिकॉज एक हमने एस्टिमेट फिगर, एक रफ एवरेज लिया है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, देन वी गॉट दिस. इट्स ओनली अ रफ, इट नॉट अ एग्रीगेट, ध्यान रखिएगा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. और हमें यहाँ वोट वैल्यू मिल गई एक MP की. लाइक दिस, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, देन वी गॉट द वोट वैल्यू ऑफ ऑल द MPs. सो अब हमने वोट वैल्यू निकाल ली MP की, हमने वोट वैल्यू निकाल ली MLA की. इन 2 वोट वैल्यू के बाद नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंपॉर्टेंट है, ये हियर the word are using that the election is held according to the system of proportional representation. सानुपातिक प्रतिनिधित्व बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. मतलब सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सबको अनुपात के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है. और तरीका क्या होगा? जो वोट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. फिर जो बैलेट पेपर यूज होगा वोटिंग के लिए, देन सीक्रेट बैलेट पेपर, बिकॉज किसको कौन MLA किसको वोट दे रहा है, MP किसको वोट दे रहा है हमें नहीं पता, तो इन इंडिया वी आर यूजिंग द सीक्रेट बैलेट. सो व्हाट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि एक वोट वैल्यू, जो एक वोटर होता है वो देता तो एक ही वोट है, बट उसके पास प्रेफरेंस होती है कि जितने भी मेंबर्स खड़े हुए हैं वो उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सब मेंबर्स को अपना एक वोट देता है, कि वो उसको कितना लाइक करता है, उसको किस ऑर्डर पे रखता है. प्रेफरेंस होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कई बार आपने देखा हो, कई बार आप मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ भी आपसे प्रेफरेंस पे बढ़ाया जाता है. लाइक दैट प्रेफरेंस है. इसको एक एग्जांपल से मैं आपको और बेटर क्लियर कर देती हूँ. लेट्स सपोज ये एक बैलेट पेपर है, अज्यूम कर लीजिए अगेन अ बैलेट पेपर है. कैंडिडेट A है, B है, C है, D, ये चारों ही कैंडिडेट क्या है? ये चारों ही कैंडिडेट इकट्ठे हो गए आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है. अब अगेन देयर इज एक F पर्सन आया, ये उसका बैलेट पेपर है. अब वो जो F आया है उसने क्या किया है? A को, इफ यू सीन कि जो F आया है उसने A को क्या किया है? A को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है. उसके अकॉर्डिंग A ही पहला बनना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, एक कैलिबर है. सेकंड प्रेफरेंस में उसने C को रखा है कि अगर इन केस A नहीं बन पाता देन आई विल गिव माई वोट टू द C. अगर C भी इन केस नहीं बन पाता देन आई विल गिव द वोट टू द D. एंड सबसे लास्ट प्रेफरेंस उसने B को दी है.
लाइक दैट ऐसे ही हर एक बैलेट पेपर, हर एक मेंबर आएगा, वेदर इट्स MLA, वेदर इट्स MP, इनके पास इस तरह का ही फॉर्मेट ऑफ बैलेट पेपर होगा और हर कोई अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देंगे। इन द एंड वोटिंग कंप्लीट हो गई है, फिर उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक एवरेज कैलकुलेशन निकलता है कि भाई ए को इतने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, कि अराउंड जितने भी टोटल वोट पड़े हैं उसके अंदर 4300 जो वोट्स हैं, उसके अंदर 4300 वोट्स जो ए को मिले हैं, बी को 2300 वोट्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, सी को हम देखेंगे तो 2200 ने रखा है। सबसे कम जो प्रेफरेंस मिली है फर्स्ट की वो डी को मिली है। अब अगेन अ थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पर कि इलेक्टोरल कोटा, मतलब जो टोटल वोट मिले हैं उनका 50 + 1, वो जिस कैंडिडेट को मिल जाएगा उसको डिक्लेयर हम कह देंगे कि हाँ वो डिक्लेयर है। अगर मैं इन सब का टोटल लगाऊं तो कितना टोटल वोट हो गया, इट्स अराउंड 33668 एंड ये हो गया अगेन 9, ठीक है, अराउंड ये 9800 हो गया, मतलब हम अप्रोक्स 10,000 मान लेते हैं। इसके अंदर किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है। इट्स नॉट क्लियर कि यहाँ, क्योंकि हमें चाहिए 50 + 1, क्योंकि इलेक्टोरल कोटा मिलना चाहिए एटलीस्ट मोर देन हाफ आए या हाफ से कम आए, तभी वो कैंडिडेट डिक्लेयर होगा। लेकिन यहाँ किसी भी मेंबर को हम देखेंगे तो किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि सबसे कम जो डी है इसको इस लिस्ट से आउट कर देंगे, ठीक है। अब 1000 लोगों ने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो डी का आउट हो गया, लेकिन जिन्होंने डी को फर्स्ट पे रखा है तो उन्होंने डी को सेकंड प्रेफरेंस पे भी रखा होगा, हम ये मान के चलते हैं। नाउ जो रिमेनिंग वोट डी को मिले वो इन तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। जब इन तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, नाउ वी गेट अगेन अ डिफरेंट फिगर, और उसमें इट माइट बी पॉसिबल कि जो ए है जिसके पास अभी 4500 वोट्स है, अगर हम उसको यहाँ प्लस करके उसको अगर मोर देन 500 वोट्स अब मिल जाते हैं, ये समझ लीजिए, और बी को भी हम मान लेते हैं जैसे रफ अज्यूम कि उसको और 200 वोट्स मिल गए, ये हो गए। देन अगेन सी को हम मान लेते हैं कि उसको भी 200 वोट्स मिल गए, देन ये 200 वोट सी को मिल गए। तो एक रफ अगेन इनका डेटा आया, एंड अब उनके रफ डेटा में आ गया कि नाउ बी के पास तो अराउंड 4800 वोट्स हो गए, ठीक है। अब जो सी है बी के पास 2500 वोट्स हो गए, और इसके पास सी के पास 2400 वोट्स हो गए। तो अगेन इसके अंदर क्या हो गया कि अब सम वॉट हमें दिख रहा है कि जो क्लियर मेजोरिटी की तरफ कौन जा रहा है, ए जा रहा है। तो या तो इस समय ए को क्लियर हम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे, अदरवाइज अगर इस समय भी वो 50 + 1 का कोटा नहीं हासिल करता है देन व्हाट हैपन कि जो सबसे लोवेस्ट के अंदर जो सी है इसके वोट को कट करके इसकी सेकंड प्रेफरेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज हम थर्ड प्रेफरेंस पे जा रहे हैं। अब जितने वोट सी को थर्ड प्रेफरेंस में मिले होंगे वो वोट इन दोनों के अंदर बढ़ जाएंगे, ए और बी में, और ये काउंटिंग जब तक चलती रहेगी जब तक किसी एक को 50 + 1 मतलब मोर देन हाफ का कोटा अचीव नहीं हो जाता। ऐसा एक रफ अरेंजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मान के चला था। हालांकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें थर्ड काउंटिंग पे जाना पड़ा, केवल ऑलवेज आज तक हिस्ट्री में एक ही बार हुआ जब VVS गिरी प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन थे, जब सेकंड राउंड की काउंटिंग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चली थी। अदरवाइज आज तक यही हुआ है कि फर्स्ट ही काउंटिंग के अंदर कैंडिडेट ने ये इलेक्टोरल कोटा को हासिल कर लिया एंड इट वाज डिक्लेयर। इसके अंदर की जो अभी हमारे इलेक्शन हो चुके हैं प्रेसिडेंट के, अभी रिसेंटली रामनाथ कोविंद हु बिकेम अ प्रेसिडेंट 2019 में, सो ही वॉज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार ऑल्सो, और वो NDA के नॉमिनी थे। क्योंकि हमें ये रेलिवेंट एग्जाम्पल देके इस बात को और हम क्लियरली प्रेसिडेंट के इलेक्शन को समझ सकते हैं। और उनके अपोजिशन में जो खड़े थे वो मीरा कुमार थे, वो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थे। सो टोटल जो कोविद को वोट्स मिले वो 2930 वोट्स मिले, जिनकी वोट वैल्यू कितनी थी, जिनकी वोट वैल्यू अराउंड 7 लाख थी, मतलब टोटल उनको 65% वोट मिल गए। फर्स्ट ही काउंटिंग के अंदर कोविड ने इलेक्टोरल कोटा हासिल कर लिया, जबकि जो मीरा कुमार थे उनको केवल 1844 वोट मिले, जिनकी वैल्यू थी 3 लाख रुपीज़।
अब जो इलेक्टोरल कॉलेज था जिसके अंदर एमपीज और एमएलएस थे, उनकी टोटल स्ट्रेंथ जो वोट वैल्यू की थी वो 10 लाख थी। 10 लाख में अकेले 7 लाख वोट कोविद को मिल गए। तो ये एकदम क्लियरली डेटा से समझ में हमें आ रहा है कि कोविद जी को फर्स्ट ही काउंटिंग के अंदर इलेक्टोरल कोटा उनको अचीव हो गया था। दैट इज़ वाई ही वॉज डिक्लेयर प्रेसिडेंट। टोटल जो वोट्स पोल्ड हुए थे उस समय वो अराउंड 4,000 वोट्स पोल हुए थे एमपीज एमएलएस को मिलाकर, जिसमें 77 इनवैलिड माने गए थे। सो इट नाउ बिकेम क्लियर फॉर यू ऑल कि जो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हमने किस तरह से रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस यूनिकनेस को क्यों एक संविधान का हिस्सा बनाया है। आई होप ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन का कंसेप्ट हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and give